आज हम बात कर लेते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में और समझेंगे कि इसको क्यों वाटरशेड इवेंट बोला गया है। इसको बोला गया है वाटर शेड इवेंट इन ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह से कि वाई बैटल ऑफ बक्सर इज़ नोन एज वाटर शेड इवेंट इन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि प्लासी ने ब्रिटिश पावर की शुरुआत की थी। क्यों? हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ था। इनका पॉलिटिकल पावर स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1757 में, लेकिन बक्सर ने उस पावर को रियल पॉलिटिकल अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलिए डिटेल में समझते हैं। तो बात आ गई थी 1764 तक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा बिहार में बक्सर के पास लड़ाई हुई और बैटल में एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वर्सेस इंडियन अलायंस था। इसमें कौन कौन थे हमें पता है। इसमें था मीर कासिम जो फॉर्मर नवाब ऑफ बंगाल था, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध और शाह आलम मुगल एम्परर। तो ब्रिटिश के साथ 3 पावरफुल इंडियन अथॉरिटीज़ का अपोजिशन था जो ब्रिटिशर्स को फेस करना था। उसके बाद क्या हुआ, बैटल में ब्रिटिश फोर्स ने अलायंस आर्मी को डिसिसिवली डिफीट कर दिया। तो इस विक्ट्री के बाद क्या हुआ, जो शुजाउद्दौला था, ये जो अलायंस था ये वाला, ये डिफीट हो गया, इट वाज डिफीटेड। तो शुजाउद्दौला था ये तो डिफीट हो गया। शाह आलम जो था, जो मुगल एम्परर था, शाह आलम टू, इसने क्या किया, ये ब्रिटिश प्रोटेक्शन में चला गया। ऑलराइट, ये ब्रिटिश प्रोटेक्शन में चला गया। और जो तीसरा था मीर कासिम, ये कंप्लीटली पावरलेस हो गया। तो ये विक्ट्री से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को बहुत एडवांटेज मिला। तो इसको देखते हैं क्यों वाटरशेड इवेंट क्यों बोला जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी, देखो अभी बात करते हैं कि ये वाटरशेड इवेंट क्यों था। तो उसका सबसे फर्स्ट रीज़न था कि ये क्या था, रियल मिलिट्री विक्ट्री थी। देखो प्लासी जो था उसमें क्या था, कॉन्स्पिरेसी हुई थी और बिट्रेयल की वजह से वहाँ पर ब्रिटिश जीते थे। लेकिन बक्सर में क्या था, ब्रिटिश ने डायरेक्ट बैटलफील्ड में एक पावरफुल अलायंस को डिफीट किया। इससे ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियरिटी प्रूफ हो गई। दूसरा रीज़न क्या था, मुगल एम्परर जो था वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में आ गया। तो शाह आलम जो था उसने क्या किया, बैटल के बाद ब्रिटिश की प्रोटेक्शन में आ गया। इससे सिंबॉलिक लेजिटिमेसी जो थी वो भी ब्रिटिशर्स को मिल गई। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद, इस ट्रीटी का नाम याद रखना है, वो थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये कब हुई थी, 1765 में। तो बैटल के बाद इस ट्रीटी की ये ट्रीटी साइन हुई और इस ट्रीटी के अंडर क्या था, मुगल एम्परर, जो मुगल एम्परर था उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। क्या दिए, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब क्या, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो मुगल एम्परर ने ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स दे दिए, बंगाल के, उड़ीसा के और बिहार के। कहाँ कहाँ के, 3 जगह के दिए, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन का राइट कंपनी को मिल गया। तो ये ब्रिटिश पावर के लिए गेम चेंजर रहा। अब फाइनेंशियल बेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वो तो बढ़ना ही था। बंगाल जो सबसे रिच प्रोविंस था वो उनके पास चला गया। तो फाइनेंशियल बेस जो था ब्रिटिशर्स का वो बढ़ गया। दीवानी राइट्स मिलने के बाद ब्रिटिश को इमेंस रेवेन्यू मिलने लगा। इस रेवेन्यू से ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी आर्मी को एक्सपेंड किया, फर्दर वॉर्स जो थे उनको फंड किया और इंडिया में टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। और जब पैसा आ गया, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बन गई। तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप जो ब्रिटिशर्स ने किया वो क्या था, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल एम्पायर। तो
बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी ऐसा नहीं रही, और वो टेरिटोरियल पावर और रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी बन गई थी। और सब्सिक्वेंटली इट लेड टू कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। तो अवध ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में आ गया, मुगल एम्परर जो था वो डिपेंडेंट बन गया, और बंगाल ब्रिटिश इकोनॉमिक बेस बन गया। तो यानी ब्रिटिश जो थे वो ग्रेजुअली नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में अब सेंटर में आ गए थे। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर को क्या बोला जाता है, वाटर शेड इवेंट। इसके बाद क्या हुआ देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में।